हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 13 नवंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी काइट के ही नाम से चैनल क्रिएटेड है टेलीग्राम पे, आप उससे ज्वाइन करें और ये जो डिस्कशन है इसकी पीडीएफ को आप वहाँ पे डेली बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चले बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्या क्या न्यूज़ आई है आज की डेट पे। तो सबसे पहले ये न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया और रशिया के द्वारा कुछ चीज़ों पे डिस्कशन की गई। अब आपको पता होगा कि इंडिया और रशिया के बीच में क्या चल रही है, अभी ट्रेड मीटिंग चल रही है, राइट, न्यू दिल्ली में। तो वहीं कुछ बातें बताई गई दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, वो हम पहले समझेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें बताई गई हैं वो हमारी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात की गई है। ये बताई गई कि दोनों कंट्री इस कॉरिडोर पे वर्क कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताएगी, स्विफ्ट के बारे में बताएगी, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को हटा दिया गया था, तो इसके बारे में बात की गई। तीसरी चीज़ क्या बात की गई कि रशिया के द्वारा ये बताया गया कि इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आईएनएसटीसी के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बहुत बार न्यूज़ में आ गई है, चांसेस है ये प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है। तो अब ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग है, अगर माइल्स में बात की जाए तो 4,500 माइल्स ये लॉन्ग है। और ये मल्टी मोड नेटवर्क है शिप, रेल और रोड रूट की, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं, याद रखनी है, जो कि कनेक्ट करेगी इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप को। अब ये क्यों लाई गई है, इसकी मेन यही एम है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर की, कि अभी आपको पता होगा कि जो ट्रेडिशनल रूट है, राइट, वो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम और पैसे बर्बाद हो जाती हैं एक कंट्री की कोई सी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। तो इसीलिए ये शॉर्टेस्ट रूट क्रिएट की गई है इंडिया, ईरान और रशिया के द्वारा, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की समय भी बच सके और साथ साथ में कंट्री पे ज़्यादा फिनेंशियल प्रेशर ट्रेड को लेके बढ़े नहीं, ठीक है। इसीलिए ये लाई गई है, यही इसकी मेन ऑब्जेक्ट है। अब तीन ही कंट्रीज़ हैं फाउंडिंग कंट्रीज़ जिन्होंने इसे लाया है, तो आपको याद होना चाहिए, रशिया, इंडिया और ईरान। आई करके या IRI करके आप याद रखें। रशिया, इंडिया, ईरान, यही तीन कंट्री हैं जिन्होंने इसे लाया है, ठीक है। क्यों लाई है, ताकि समय और पैसे बच सकें ट्रेड में, राइट। अब हम वो आगे मैप देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कि कैसे पैसे और समय बचेंगी, ठीक है। ये साइन की गई तीनों कंट्रीज़ के बीच में 2002 में, और यही तीन कंट्रीज़ बनी फाउंडिंग मेंबर स्टेट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ INSTC की पार्ट है, तो इंडिया है, ईरान है, रशिया है, टर्की, अजरबैजान, कज़ाकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया, ठीक है। और ऑब्जर्वर कंट्री एक ही है, बुल्गारिया। तो अभी आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर भी चल रही है, जिसकी वजह से ये अभी उतनी खास इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा कि ईरान और इसराइल के बीच में भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ये दोनों ये कंट्री भी अभी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही है इस पर्टिकुलर चीज़ों पे, ठीक है। और सीरिया और टर्की को भी लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, राइट। तो इसकी वजह से ये दो कंट्री भी अभी पीछे हटी हुई है। तो ये कुछ कंट्री के आप देख सकते हैं डिस्प्यूट, जिसकी वजह से ये अभी अच्छे से उतनी अच्छे से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप। तो ये पर्टिकुलर मैप है। अब ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, यही है ट्रेडिशनल रूट। अब आप देख सकते हैं रशिया से अगर कोई सी भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी होगी तो कितनी बड़ी रूट ट्रैवल करनी पड़ती है, ऐसे नॉर्थ साउथ, सॉरी, नॉर्थ सी से होते इधर, मेडिटेरियन सी से होते, रेड सी से होके इधर इंडिया में कोई सी भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो पाती थी। तो यही बहुत बड़ी रूट को देखते हुए रशिया, इंडिया और ईरान ने ये सोचा कि ऐसी एक शॉर्ट रूट डेवलप की जाए जहाँ पे जो भी ट्रेड में समय लगती है और जो पैसे लगते हैं कोई सी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, वो दोनों की सेविंग हो सके। इसलिए ये रेड वाली जो रूट है यही INSTC है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। इसे लाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, रशिया से अब इंडिया को प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी होगी तो कितनी आसानी से आ जाएगी, राइट। कैस्पियन सी से होते और इधर पर्शियन गल्फ से होते इंडिया में प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब रेल, रोड और शिप तीनों रूट है, याद रखनी है, ठीक है। इधर रेल होगा और यहाँ देख सकते हैं यहाँ तो कोई लैंड नहीं है,
लैंड मास नहीं है, राइट, जिसके वजह से ये यहाँ पे शिप से ही प्रोडक्ट को इंडिया में लाना पड़ेगा, इसीलिए शिप भी है इसमें। तो याद रखनी है, तीनों चीज़ें इसमें कवर्ड है। तो ये हमने देखा INSTC के बारे में। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, बेसिक चीज़ पूछेगी INSTC के बारे में, ठीक है, क्या है, कौन सी कंट्री ने लाया है, कितनी लॉन्ग ये नेटवर्क है, राइट, और इसमें रेल शिप रोड तीनों चीज़ कवर्ड है या नहीं है, किस चीज़ को ये कनेक्ट करेगी, ये आपसे पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है INSTC की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दो जिस पे क्वेश्चन आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना। अब हम बढ़ेंगे आगे, स्विफ्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्विफ्ट की तो फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो ये नाम से ही आप बहुत चीज़ें समझ सकते हैं इसके बारे में, कि ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है पूरी वर्ल्ड की, जहाँ पे जो भी इंटर बैंक फाइनेंशियल की जो ट्रांजैक्शन होती है उससे कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। तो हम इस नाम को ही, स्विफ्ट की फुल फॉर्म को ही तोड़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजिंग सिस्टम है इंटरनेशनल बैंक्स की, ठीक है, जो कि हेल्प करती है कि पेमेंट, अगर कोई भी इंटर कंट्री अगर हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, राइट, तो उसे सिक्योर और फास्ट कर सके, इसलिए ये सिस्टम को लाया गया, ठीक है। ओवरऑल ज़्यादा आपसे यूपीएस नहीं पूछेगी, बस आपसे पूछेगी कि स्विफ्ट रिसेंट टाइम्स में देखी गई है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। और हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो पेमेंट करनी होती है, मान लेते हैं ट्रेड को ही लेकर, तो ये कैसे होती है ये हमें पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, राइट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो क्या कंट्री भी ऐसा यूज़ करती है, राइट, या क्या ऐसा करती है कंट्री कि अगर इंडिया को रशिया से कुछ मंगाने होगी तो इंडिया इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके डॉलर में लेके और क्या रशिया के पास जाके देगी कि ये पैसे हैं और आप जो भी प्रोडक्ट है आप उसे एक्सपोर्ट करें इंडिया में, ऐसी तो नहीं होती है, राइट। तो कैसे होती है वो, तो वो इसी से होती है, स्विफ्ट से होती है। स्विफ्ट से कैसे होती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को पैसे फास्ट और सिक्योर मैनर में, जैसे यूपीआई हम कैसे करते हैं वैसे ही ये ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी कंट्री को, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रेड की प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो पाती है। तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए कि जो कंट्री इंटरनेशनल जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो कैसे होती है, तो वो स्विफ्ट के द्वारा कंडक्ट होती है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो G10 कंट्रीज हैं उनके द्वारा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम के द्वारा, ठीक है। ये तो यूपीएससी नहीं पूछेगी, आपसे बेसिक यही पूछ सकती है कि क्या है, या इंटरव्यू में आ सकती है, ठीक है, या रशिया को अभी इससे रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, तो मेंस में क्वेश्चन आ सकती हैं, तो आपको ध्यान देनी है इस चीज़ पे। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम देखेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में न्यूज़ मेंशन है और रशिया चाह रही है कि इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये क्या है, तो नाम ही से समझ पा रहे होंगे आप, ये इकोनॉमिक यूनियन है 5 पोस्ट सोवियत स्टेट्स की, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है ये, तो ये लोकेटेड है यूरेशिया में। और कौन कौन सी कंट्री इसकी पार्ट है, ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, तो 5 है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। देख सकते हैं रशिया भी इसके अंदर है इसकी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, इसीलिए रशिया चाहती है कि इंडिया भी इसका पार्ट बने, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए और ईजिली जो प्रोडक्ट है, राइट, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाए। तो ये चीज़ बात की गई है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकती है, कौन कौन सी इसकी मेंबर स्टेट है। दूसरी चीज़ कि इंडिया इसकी पार्ट है या नहीं, ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। और ये इस्टेब्लिश कब की गई है, तो 2015 में, ये भी पूछ सकती है, क्योंकि 3 से ज़्यादा चीज़ें इसमें समझने लायक नहीं है, तो याद रखनी है 2015 में इसे लाया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है, अभी आपको पता होगा कि बाकू अजरबैजान में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29th क्लाइमेट समिट हुई है, राइट, यानी UNFCCC की। तो इसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मेंशन है इसमें कि क्या क्या की टेक अवेज थी, ठीक है, क्या क्या सोचा गया है। तो नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, यानी एक जो पर्टिकुलर कंट्री की क्या क्या एक्शंस होगी, राइट, वो सारी चीज़ों के बारे में बात की गई, ठीक है। और कुछ कार्बन क्रेडिट्स या ग्लोबल कार्बन मार्केट के बारे में कुछ बात की गई। तो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, तो UNFCCC की ही हुई है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 ये आ, कहाँ हो रही है, तो ये बाकू अजरबैजान में हो रही है, और इसी साल 2024। पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 थी, ये आपको याद रखनी है, वो हुई थी दुबई में। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें याद रखेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है।
अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी की ऑरिजिन देखेंगे तो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसे हम जो फॉर्मल नेम है यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे रियो जी जेनेरियो में 1992 में, जहाँ 3 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट लाई गई थी कंट्रीज़ के द्वारा। एक तो क्लाइमेट चेंज पे लाई गई कि क्लाइमेट जो चेंज हो रही है उसे रोकनी है, ठीक है। और ग्लोबल गैस सॉरी ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करनी है और क्लाइमेट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके लिए यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लाई गई। दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाई गई। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि ह्यूमन लाइफ को अच्छी की जा सके और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट की जाए और इन्वायरमेंट सिस्टम को अच्छी की जाए, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई गई, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को पेश किया गया था। तो इसी में से क्लाइमेट चेंज की यूएनएफ ट्रिपल सी की अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 बाकू अजरबैजान में हो रही है, ठीक है। तो इसी अब हमने देख लिया ऑरिजिन की ये कैसे आई है यूएनएफ ट्रिपल सी, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आई है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी ऑरिजिन पे भी कि कैसे ये ऑरिजिनेट हुई है पर्टिकुलर कन्वेंशन हो या कोई बॉडी हो, इसके बारे में भी पूछती है, इसलिए ये समझना ज़रूरी था। तो अब ये क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी, तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कंट्रीज़ के बीच में साइन की गई है ताकि ह्यूमन की इंटरफेरेंस कम की जा सके क्लाइमेट सिस्टम में और क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो सिचुएशन है उसे ठीक किया जा सके, कॉम्बट उससे किया जा सके, ठीक है। ये ट्रीटी कब फोर्स में आई, तो 1994 में। और यूएनएफ ट्रिपल सी आपको याद रखनी है कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, यानी अगर ये जो कन्वेंशन है, ठीक है, इस ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्री इसकी जो भी चीज़ें हैं उसे फॉलो करे या उसे माने। ये नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, पर इसके अंदर जो पेरिस अग्रीमेंट हो गई या काइटो प्रोटोकॉल हो गई वो बाइंडिंग थी दरअसल। तो ओवरऑल ये याद रखनी है कि यूएनएफ ट्रिपल सी ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ठीक है। अब मेन एम क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो यही है कि इन जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है उसे लिमिट करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वाली जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं उसे कंट्रोल किया जा सके, उससे लड़ा जा सके। अब इसी से लड़ने के लिए अब यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा काइटो प्रोटोकॉल लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि यूएनएफ ट्रिपल सी ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंट्रीज़ इसकी जो टारगेट या जो भी फ्रेमवर्क थी उसे मान नहीं रही थी, इसलिए काइटो प्रोटोकॉल लाई गई, ठीक है। अब ये लाई गई ताकि कंट्रीज एक्शन ले ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में। और ये कब से कब चलाई गई, तो 2005 से लेकर 2020 तक चलाई गई और काइटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1997 में। अब ये तो काइटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो गई, उसके बाद आई पेरिस अग्रीमेंट। अभी फ़िलहाल पेरिस अग्रीमेंट ये चल रही है जो जिसने सुपरसीड किया है काइटो प्रोटोकॉल को। और याद रखनी है इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है, यानी 3-4 ऐसी कैटेगरी यानी ग्रुप्स में डिवाइड की गई कंट्रीज़ को कि कौन सी कंट्री को कितनी काम करनी है ग्रीन हाउस गैसेस पे, ठीक है। या जो भी कार्बन जो भी एटमॉस्फेयर में फैल रही हैं, राइट, उस पे क्या क्या एक्शन उन्हें लेनी है, तो वैसे कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया, डेवलप्ड, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपमेंट कंट्री, तो ऐसे करके डिवाइड किया गया था ग्रुप में कंट्रीज़ को। तो एक नॉन एनेक्स करके एक ग्रुप क्रिएट की गई, तो उसी में इंडिया को रखा गया। तो ये आपको याद रखनी है, नॉन एनेक्स कंट्री में आती है इंडिया। अब काइटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और पेरिस अग्रीमेंट भी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ग्रीन हाउस गैसेस यानी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब जब इतनी हमने चीज़ें देखी हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी आपसे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पूछे। आपसे बेसिक अगर पूछनी होगी तो पूछ सकती है, अदरवाइज यूपीएससी क्या कर सकती है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपसे पूछ ले कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मिथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में ये क्लाइमेट सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा याद रखनी है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या क्लाइमेट पे इन्वायरमेंट में अगर मेंस में क्वेश्चन आती है तो इसे आप मेंशन कर सकते हैं कि कंट्री क्या क्या स्टेप ले रही हैं, राइट, और कौन कौन सी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जिस पे वर्क कर रही हैं या कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे IMEC के बारे में मेंशन है। अब ये IMEC क्या है, तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में
मेंशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की गई है कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या कंट्रीज डिसाइड कर रही हैं और कैसे कैसे स्टेप लिया गया, और थोड़ी बहुत और भी जानकारी दी गई है कि ट्रेड को लेकर। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कॉरिडोर है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, तो नाम से ही समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को साइन किया, ये क्या है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। ठीक है, कॉरिडोर है। अब कॉरिडोर क्या करती है, तो कॉरिडोर बेसिकली जो भी ट्रेड वाली जो चीज़ें रहती हैं, राइट, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इकोनॉमिकली कंट्री को बहुत ही ये हेल्प करती है, राइट, या पीपल टू पीपल टाइज होती हैं, या कल्चरल एक्सचेंज हो, उन सारी चीज़ों में ये कॉरिडोर वगैरह हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये साइन कब की गई थी, तो G20 की जो समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट, वहाँ इसे साइन किया गया था। और इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में तीनों चीज़ें इसमें भी कवर्ड हैं, यानी रोड, रेल और शिप, तीनों नेटवर्क इसमें कवर्ड है। ठीक है, रूट्स कवर्ड हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। अब हम मैप में देखेंगे कैसे कैसे ये कॉरिडोर है। तो ग्रीस से ये स्टार्ट होगी और वहाँ की सिटी है पिरायूस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर इसराइल में आएगी जिसकी सिटी है हाइफा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी सऊदी अरेबिया में अल हदीदा। ठीक है, ये सिटी से ये पास होते ये सऊदी अरेबिया की रियाद सिटी है, यहाँ से होगी। ठीक है, फिर हरदा सऊदी अरेबिया में ही है, यहाँ आएगी। फिर यहाँ से अल गुआ गुआफत यूएई में है सिटी, यहाँ से ये पास होते यूएई की जबेल अली से होते ये इंडिया में सी रूट से कोई से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं इतनी ये रूट है, ये कॉरिडोर है। अब यूपीएससी कैसे पूछेगी आपसे, आपसे पूछेगी कि आप वेस्ट से ईस्ट आप सिटीज़ को अरेंज करें, ऐसा आ सकता है, या तो ईस्ट से वेस्ट आप जो भी सिटीज़ हैं जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की पार्ट है उसे आप अरेंज करें, वैसे आ सकती है। ठीक है, या आपसे पूछ सकती है कौन कौन सी नीचे दी गई सिटीज़ आती हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के अंदर, तो ऐसे आ सकती है, इसलिए इसे याद रखनी है। ठीक है, तो ग्रीस की सिटी हाइफा है, पिरियूस है, पिरायूस है, हाइफा है, हदीदा है, हरदा है, रियाद है, और अल गुआफत है, जाबिल अली है, और मुंबई है। ठीक है, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब आ गई है तो इसे भी हमें समझना ही होगा। तो सिटीज़ याद रखें, सिटीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे अरेंज करने के फॉर्म में क्वेश्चन पूछी जा सकती है, या कौन कौन सी सिटीज़ कवर्ड हैं ये पूछी जा सकती है, या आपसे पूछी जा सकती है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिससे रूट क्रॉस हो रही है। तो यहाँ ग्रीस है, इसराइल है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, और इंडिया, तो ये है कंट्रीज़, तो ये याद रखनी है। तो यही सारी चीज़ें आज की डेट पे कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। उम्मीद करूंगा कि कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगती है कि कोई इंडिविजुअल हैं जिन्हें आ, इसकी ज़रूरत है, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। और ज़रूर आप टेलीग्राम पे भी यूपीएससी गाइड को फॉलो करें ताकि इसकी पीडीएफ आप वहाँ से इजीली ले सकें। तो मिलते हैं कल की डेट की न्यूज़ डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।